हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल कॉमन एकेडमी में। मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं, या फिर हम कह सकते हैं इस वीडियो का पार्ट 4 लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होता है, लेसन नंबर 2, जो कि मैं आपको CCC के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग में लेसन नंबर 2 में क्या है। तो लेसन नंबर 2 जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, आर्किटेक्चर मीन्स क्या होता है? जब हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी बिल्डिंग या किसी भी चीज़ को बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले उसका प्लानिंग किया जाता है, फिर उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद उसमें सारी चीज़ें व्यवस्थित की जाती हैं, यानी उसमें सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर क्या होता है? एक संरचना होता है। जैसे कि जब भी कंप्यूटर बना होगा तो उसकी एक संरचना बनाई गई होगी कि पहले क्या रहेगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में ये लाइन क्या कह रही है। इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ए सेट ऑफ डिसिप्लिन्स दैट डिस्क्राइब्स द पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड देयर रिलेशंस। यानी कि इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में ये बातें लिखी गई है कि जो भी इसके सेट ऑफ डिसिप्लिन्स कह सकते हैं कि जो भी इसके इंस्ट्रक्शंस होंगे या फिर जो भी इसके हार्डवेयर पार्ट होंगे या सॉफ्टवेयर पार्ट होंगे, उसको किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो है रिलेशन बनाए रखे। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कंप्यूटर आखिर किन किन चीज़ों से मिलकर चलता है। वैसे तो हम बताने के लिए अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चलता है। लेकिन यहाँ पे अब इसकी आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो क्या क्या होते हैं। ये कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 कंपोनेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं ये कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। क्या क्या 3 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के? यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, क्या है? इनपुट आउटपुट यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, यानी कि जो इसका पहला कंपोनेंट होता है क्या चीज़? इनपुट आउटपुट यूनिट। और सेकंड जो है, सेकंड दिया है प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट ये सेकंड कंपोनेंट है। एंड थर्ड कंपोनेंट क्या होता है? मेमोरी यूनिट। इन तीनों चीज़ों से मिलकर के हमारा कंप्यूटर चलता है। ठीक, तो इनपुट आउटपुट यूनिट जो है इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, जो कि फर्स्ट वीडियो में, लेकिन अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद मेमोरी यूनिट, जो कि मेमोरी का जिक्र हुआ था, बस केवल उसके नाम का जिक्र हुआ था, लेकिन अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होता है, ये किस लिए होता है, और ये मतलब क्या काम करता है कंप्यूटर में लगने के बाद। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेमोरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट देखने से पहले यह डायग्राम जो दिया गया है, इसमें क्या कर रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है 3 कंपोनेंट से वर्क करता है, मिल करके 3 कंपोनेंट से मिलकर के वर्क करता है। तो ये इनपुट आउटपुट यूनिट जो बात कर रहे हैं, तो इनपुट जो होता है, इनपुट या आउटपुट यूनिट, यहाँ पे देखिए इनपुट यूनिट से मतलब है कि जो इनपुट डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होते हैं उसको इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस की बात करें तो हम आपको बता रहे हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, इन सब के द्वारा जो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, यानी प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को लेता है। यानी कि जब इसके द्वारा, यानी इन इनपुट डिवाइस के द्वारा हमारा प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट यूनिट के माध्यम से या आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि आउटपुट डिवाइस यहाँ पे क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, इन सब के माध्यम से हमको क्या देता है? आउटपुट देता है। प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग यूनिट में देखिए हमारा CPU आता है, और CPU के भी इसमें कई पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट, ALU, और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर होता है, फिर मेमोरी होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है कि कोई भी होता है
कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक यानी इनपुट डिवाइस द्वारा क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद यानी जो CPU होता है वो प्रोसेसिंग करता है, दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके प्रोसेसिंग करने के बाद उसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से क्या कर देता है, आउटपुट हमको देता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब एक एक चीज़ के बारे में देखते चलते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में दिया गया है। तो देखिए इनपुट यूनिट क्या होता है, जैसा कि मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें डिटेल्स में बता रहा हूँ। द कंप्यूटर एक्सेप्ट्स कोडेड इन्फॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूजर, इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू गिव रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। क्या करता है कि ये यूजर द्वारा जो भी डाटा होता है उसको कोडेड फॉर्म में क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, कोडेड फॉर्म में एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। कहने का मतलब कि हम तो टाइप करते हैं ए, लेकिन जो टाइप ए किए हैं, अगर मान लीजिए कीबोर्ड से हमने ए प्रेस किया तो ये हमको पता है कि मैं ए प्रेस किया हूँ, कंप्यूटर उसको एक अलग ही भाषा समझता है। तो वो क्या करेगा कि आपके द्वारा दिए गए इनपुट को वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, फिर प्रोसेसिंग करने के बाद वो आपको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आउटपुट देगा। ठीक है, आउटपुट यूनिट आपको पता ही है, द आउटपुट यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर, इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो इनपुट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यूज़र को क्या देता है, ये रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। कौन, आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU की। किसकी बात करते हैं, CPU की। कभी कभी आपसे ये पूछ देता है कि बताइए कि CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में CPU दे देगा और बोलेगा कि CPU का पूरा नाम क्या होता है, या फिर पूछेगा व्हाट इज स्टैंड फॉर CPU। तो आपको बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU का वर्क क्या है, यहाँ पे दिया है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रजिस्टर्स, अरिथमेटिक एंड कंट्रोल सर्किट्स विच टुगेदर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज। क्या करता है कि ये जो भी डाटा या जो भी इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइस द्वारा लेता है तो वो कहाँ से प्रोसेस होकर के आता है, वो रजिस्टर में जाता है, अरिथमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल यूनिट, इन सब के माध्यम से होते हुए उसको क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है असेंबली लैंग्वेज में और उसके बाद हमको क्या देता है, आउटपुट प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं कि जो इसके फंक्शंस होते हैं यानी CPU के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द CPU आर, यानी कि जो CPU का प्राइमरी यानी हम कह सकते हैं प्राथमिक उसका कार्य क्या होता है, वो क्या क्या करता है। तो लिखा है, यहाँ पे लिखा है द CPU ट्रांसफर्स इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर। ये क्या करता है कि जो भी डाटा होता है या इंस्ट्रक्शंस होता है वो क्या करता है, वो इनपुट डाटा को वो मेन मेमोरी से कहाँ पे सेंड कर देता है, उसको रजिस्टर में सेंड कर देता है। उसके बाद सेकेंड है, सेकेंड क्या कह रहा है कि द CPU एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इन द स्टोर्ड सीक्वेंस। क्या कर रहा है कि जो CPU होता है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को एक स्टोर कर देता है, सीक्वेंस में स्टोर करने का काम करता है। थर्ड लिखा है व्हेन नेसेसरी CPU ट्रांसफर्स आउटपुट डाटा फ्रॉम रजिस्टर्स टू मेन मेमोरी। ये देखिए 4 पार्ट नहीं है, ये थर्ड का ही है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन नेसेसरी CPU ट्रांसफर्स आउटपुट डाटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी, यानी जब ज़रूरत होती है, जब आवश्यकता पड़ती है तो CPU क्या करता है, आउटपुट डाटा को कहाँ से कहाँ, आउटपुट डाटा को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, कहाँ, रजिस्टर से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। कौन, CPU। फिफ्थ पार्ट, फोर्थ रहेगा ये, फोर्थ पार्ट दिया है CPU इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये तो कई बार पूछा है कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि CPU इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि जो CPU है उसको कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, CPU को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी। अगर जो भी आपको समस्याएं होती हैं आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर देंगे तो मैं आपके
प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू की। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली थोड़ी सी बात क्या है कि अभी हम लोग देख रहे थे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, क्या देख रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। बट तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या थे। पहला था इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट यूनिट, ये था जो फर्स्ट आपका कंपोनेंट्स था, क्या था, इनपुट आउटपुट यूनिट। दूसरा था प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा क्या था, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा जो पार्ट था यानी कंपोनेंट्स था वो था प्रोसेसिंग यूनिट। और थर्ड क्या था, मेमोरी यूनिट, क्या था, मेमोरी यूनिट, यानी थर्ड पार्ट क्या था, मेमोरी यूनिट। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर था, किसका, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, जो कि सीपीयू किसका पार्ट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट। यानी प्रोसेसिंग यूनिट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं तो वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या क्या है। जब हम लोग सीपीयू को ओपन करें या फिर सीपीयू के अंदर की बात करें तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है एलयू, क्या है, एलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकेंड है कंट्रोल यूनिट, थर्ड है रजिस्टर्स। यानी कि इन तीनों से मिल करके हमारा सीपीयू का निर्माण होता है, या फिर हम कह सकते हैं सीपीयू इससे बने होते हैं, ठीक। आइए अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे एक एक करके। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का वर्क क्या होता है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, रजिस्टर्स का काम क्या होता है। तो यहाँ पे थर्ड जो होता है, हम लोग पढ़े थे कि जो थर्ड हमारा कंपोनेंट होता है कंप्यूटर्स का, वो होता है कौन सा, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में अगर बात करें तो मेमोरी यूनिट में देखिए, मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच होल्ड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी कि मेमोरी कंप्यूटर एक ऐसा भाग होता है कंप्यूटर का जो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस या डाटा को होल्ड करता है, यानी स्टोर करने का काम करता है, कौन, मेमोरी। अब मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में भी 2 प्रकार की मेमोरी आती है, और उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी। यानी फर्स्ट मेमोरी की बात करें तो क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। यानी कि ये भी डाटा को स्टोर करने का ही काम करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको स्टोर करने का ही काम करता है। लेकिन कब ये काम करता है, जब आपके द्वारा दिया गया इनपुट या इंस्ट्रक्शंस या डाटा कंप्यूटर में सीपीयू के पास आता है, तो जब एग्जीक्यूशन होता है उसका, यानी कि जब इंस्ट्रक्शन उसके पास जाता है, जब एग्जीक्यूशन होता है तो उस टाइम में क्या करता है, उस डाटा को स्टोर करने का काम करता है, कौन, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में भी 2 प्रकार की मेमोरी आती है, एक हो जाता है रैम और दूसरा होता है रोम, रैम और रोम। अधिकतर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए रैम का पूरा नाम क्या होता है, रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम ये होता है कि जब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं और उस समय जो भी कार्य कर रहे होते हैं उन सारी चीज़ों को या उन सारे इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को एक्सेस करने का काम या एक्सेस करते समय उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, रैम करता है। और रीड ओनली मेमोरी की बात करें तो ये क्या होता है कि जब आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तो जब बूट होता होगा, आप लोग देखे होंगे कि 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड लेता है, तो उस समय के डाटा को, यानी कि जब बूट हो रहा होता है आपका कंप्यूटर सिस्टम, तो उस समय के डाटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, रोम। यानी कि बूट टाइम तक का जो भी कार्य होता है वो किसके अंडर में होता है, रोम। इसको बस केवल रीड कर सकते हैं, इसमें और कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, रोम का रीड ओनली मेमोरी।
अब बात करते हैं रैम। तो रैम में भी देखिए दो प्रकार की मेमोरी आ जाती है, एक हो जाता है यस रैम और एक होता है डी रैम। अब बात करते हैं यस और डी लगने से इसका नाम क्या चेंज हो जाता है। तो यस से चेंज हो जाता है स्टैटिक रैम और डी से हो जाता है डायनेमिक रैम। तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी की। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी 3 प्रकार की मेमोरी हो जाती है, इसमें भी 3 प्रकार की मेमोरी हो जाती है। एक हो जाता है पी रोम, दूसरा ई पी रोम और थर्ड होता है डबल ई पी रोम। इसका पूरा नाम क्या होता है आपके सामने लिखा हुआ है। पी रोम से होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद ई पी रोम जो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये क्या है डबल ई पी आर यानी डबल ई पी रोम। ये क्या होता है, ये भी मतलब कि एक रोम ही है, रोम का प्रकार ही है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको क्या करना है कि ये जितने भी मैं लिख करके बता रहा हूँ या फिर जो भी ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोग नहीं याद करेंगे तो पक्का है कि ये कभी भी अगर फुल फॉर्म पूछ देगा तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारे आपको याद करने हैं, यस रैम का पूरा नाम, डी रैम का, पी रोम का और उसके बाद ई पी रोम का, डबल ई पी रोम का। तो आपको ये क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है बिल्कुल। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, वो सब तो था किसका पार्ट, प्राइमरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी उसको कहते हैं। या तो हम लोग इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी या फिर इसको ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। ये भी क्या करता है, इंस्ट्रक्शन और डाटा को परमानेंटली डाटा को स्टोर करने का काम करती है। जैसे क्या क्या है, अगर एग्जाम्पल में देखा जाए सेकेंडरी मेमोरी के तो क्या क्या आते हैं, हार्ड डिस्क आएगा, सीडीज, डीवीडीज, ये सभी क्या है सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कुछ फैक्ट्स हैं, इस चैप्टर्स के कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको पढ़ना है और इसमें से हो सकता है क्वेश्चन भी बनकर आता है। मैं जब चैप्टर एंड होता है तो उसके लास्ट में जो हमारा लास्ट चीज़ होता है वो फैक्ट्स होता है, यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स थे। तो इसमें देखिए क्या है, बफर की बात कर रहा है। बफर क्या होता है, बफर इज ए टेम्परेरी स्टोरेज वेयर रजिस्टर होल्ड्स द डेटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। यानी कि बफर भी एक प्रकार का स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज है, जहाँ पे क्या होता है कि रजिस्टर उसके डाटा को स्टोर करके होल्ड करके रखता है, किस लिए, आगे के एग्जीक्यूशन के लिए। जो भी मतलब कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है उसको स्टोर या फिर उसको स्टोर करके उसके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन करने के लिए वो आगे रखता है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर इज ए रजिस्टर इन ए सीपीयू इन विच इंटरमीडिएट अरिथमेटिक लॉजिक रिजल्ट्स आर स्टोर्ड। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक्यूमुलेटर क्या होता है। कह रहे कि एक्यूमुलेटर इज ए रजिस्टर, यह एक प्रकार का रजिस्टर है, सीपीयू में लगा होता है, एक प्रकार का रजिस्टर है जो क्या करता है, जिसमें कि अरिथमेटिक लॉजिक रिजल्ट्स स्टोर होते हैं। जैसे कि हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले जितने भी हम लोग प्रोसेस करते हैं या जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी हम वर्क करते हैं जिसमें अरिथमेटिक लॉजिक रिजल्ट्स आते हैं, वो उसको कौन स्टोर करने का काम करता है, एक्यूमुलेटर। ठीक, नेक्स्ट है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर टू काइंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। कह रहा है कि जो ये RSIC और उसके बाद CSIC दो प्रकार का जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसको क्लासिफाइड किया गया है। किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया है, इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा लेसन नंबर 2 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर की संरचना या कंप्यूटर की बनावट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिलेबस वाइज यानी कि CCC के सिलेबस वाइज से पढ़ा रहा हूँ, तो इस
इससे बेनिफिट क्या है, यानी कि ट्रिपल सी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और उसके बाद जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स या विद्यार्थी, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो भाई लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। उसके बाद जितने भी यानी सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं मैं सबको कंप्लीट कराऊंगा इसी प्रकार से। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा दूसरा लेसन था, कंप्लीट हो चुका है। और मैं क्या करूँगा, अगली वीडियो में दूसरे लेसन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं वो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।